चर्चित मुद्दे में हम आगे बात करते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? देखिए, एक अगर हम इसको परिभाषित करने की बात करें तो स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है। जनरली अगर हम किसी से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से लगाया जाता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो निर्माण है वो सिर्फ हमारे शरीर से नहीं हुआ है, बल्कि पंच महाभूतों से मिलकर हमारा निर्माण हुआ है। जैसा कि बचपन में हम सभी को पढ़ाया जाता है कि 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन जब ये सभी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिलकर के मनुष्य का मानस पटल बनाती हैं और फिर जब मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, तब उस व्यक्ति को हम स्वस्थ की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सामान्य तौर पर जो स्वास्थ्य का अर्थ है वो सिर्फ और सिर्फ हम शारीरिक स्वास्थ्य से लगाते हैं, जो कि इस विषय पर मैं प्रश्न चिन्ह के माध्यम से आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। तो देखिए कि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी जो स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक की जो संपूर्ण स्थिति है वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आती है। जैसे आपसे कहे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ किस दशा में हो सकता है? उसका शरीर स्वस्थ हो, उसका मानसिक स्तर स्वस्थ हो और उसके जो सामाजिक दायरा है उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, यानी वह जिस समाज में रह रहा है, जिस परिवार में रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, यदि वो सभी के साथ एक स्वस्थ व्यवहार अडॉप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति स्वस्थ है। अगर इनमें से जरा सा कुछ भी अस्वास्थ्य की श्रेणी में आता है तो ये मानसिक बीमारी है, एक मानसिक अस्वस्थता है। इस विषय पर हमें ध्यान देना होगा। इस विषय पर एक लाइन और है, मनुष्य को सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। एक्चुअली हम इस विषय पर ध्यान तब देते हैं जब ये समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। प्रारंभ में इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है कि जैसे कई बार सामान्य तौर पर सोचने की क्षमता में ह्रास आता रहता है, यानी कमी आती है। कई बार हमें चीज़ें महसूस नहीं होती हैं, यानी एक तरीके का हम कह सकते हैं एक बाल्टनेस आ जाती है। हम चीज़ों के प्रति उतने सजग नहीं रहते, हमारी क्षमताओं में कमी आने लगती है। लेकिन चूँकि सामान्य तौर पर, चूँकि हमारा जो कल्चर है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, सामान्य तौर पर, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है कि इस चीज़ पर हमारा सामान्य ध्यान नहीं जाता है। तो इस विषय पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब कोई मानसिक विकार या मानसिक अस्वास्थ्य थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक मानसिक विकार का रूप ले लेता है। और आपको बता दें कि मानसिक विकार में जो एक अवसाद है, दुनिया भर में ये बहुत बड़ी समस्या है। अवसाद क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, या यूं कहें सॉरी डीमोटिवेशन का लेवल यहाँ तक होता है कि कुछ लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं। आप समझिए कि ये एक, जितना इस समय हम लोग जिस युग में हैं, ये एक सूचना का दौर है, एक सूचना का युग है। और इस सूचना के युग में जो गला काट कंपटीशन की भावना है, वो चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या हमारे भौतिक और सांसारिक जीवन में हो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो ये तमन्ना है, ये कई बार जब पूरी नहीं होती है तो एक कुंठा का रूप ले लेती है। और ये जो कुंठा है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ कर उसको अवसाद में ले जाने का कार्य करता है। तो इस विषय पर हम चाहते हैं कि विचार हो और खुलकर हम लोग एक दूसरे से बात करें और हम अपने परिवेश में बात करें। देखिए कि यह एक वही समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। इसकी वजह से बेरोजगारी, गरीबी और नशाखोरी आदि का जन्म होता है। कई बार जब व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्वस्थ होता है, उसको सोचने समझने की क्षमताएं जब नहीं रहती हैं, जब वो अवसाद में जाता है, तब वो नशाखोरी का उपयोग करता है और जिससे गरीबी की दर में
वृद्धि होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तथा हालात बद से बदतर की तरफ मूव होते हैं। मानसिक रोगों में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ बहुत ही जस्टिफाइड हैं और कुछ बहुत ही रीजनेबल हैं, यानी जिनके नाम हमने सुने हैं, जैसे अल्जाइमर रोग, डिमेंशिया, अत्यधिक चिंता का होना, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, नशे की लत, कमज़ोर याददाश्त, भूलने की बीमारी, भ्रम। ये सब वो स्थितियां हैं जो हमारे मानसिक अस्वास्थ्य को दर्शाती हैं। कई बार हमें लगता है कि यार हम कुछ चीज़ें भूल रहे हैं, हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। एक्चुअली ये एक उसी कहानी की तरह मुझे याद है कि मैं एक बार एक डॉक्टर से मिला था, तो उस डॉक्टर ने बताया था कि उस डॉक्टर के यहाँ एक पेशेंट आया था, तो उन्होंने कहा कि वो पेशेंट अक्सर खाना खाते हुए उसकी जीभ कट जाती थी। तो डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई अगर आपकी जीभ कट जा रही, वो एक युवा व्यक्ति था, 24-25 साल का था, थोड़ा मजाक की बात है। तो उस डॉक्टर ने कहा कि भाई आपकी जीभ कट रही, क्या आपका विवाह हो गया है? तो उसने कहा कि नहीं, विवाह नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि आप विवाह कर लीजिए, आपकी जीभ कटना बंद हो जाएगी। तो एक बड़ी हास्यास्पद बात थी। तो बाद में मैंने उस पेशेंट के जाने के बाद मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि भाई ये आपने विवाह से इसे क्यों जोड़ा? तो बोले ये जीभ का कटना ये इसकी कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से होता है। यह व्यक्ति भोजन ध्यान पूर्वक नहीं कर रहा है, इस वजह से इसकी जीभ कट रही है। तो यहाँ पर ये बात एक उदाहरण इसलिए लाया गया कि कई बार हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, हम भ्रम की स्थिति में रहते हैं, हमें भूलने की बीमारी होती है, नशे की लत अगर किसी को लग जाती है, ये सब मानसिक विकार हैं। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास रहता है तो हमें उस व्यक्ति के प्रति हमारी संवेदनाएं वैसी ही होनी चाहिए जैसे हम किसी बीमार व्यक्ति को देखकर उसके प्रति नाजुक भावनाएं रखते हैं तथा उसको सही उपचार हेतु उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हम सभी स्वस्थ लोगों का ये नैतिक दृष्टिकोण है कि हम इस विषय पर भी विचार करें। देखिए, उदास महसूस करना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी होना, दोस्तों तथा अन्य गतिविधियों से अलग होना, अत्यधिक थकान का होना, समय से ज़्यादा और अत्यधिक निद्रा की समस्या, यानी यदि आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको अक्सर सामान्य से ज़्यादा थकान लग रही है, तो ये ध्यान रखिए, ये मानसिक अस्वास्थ्य का लक्षण है। इन लक्षणों के अंतर्गत ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपका ध्यान इस ओर जाए। भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमारे भारत में अगर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में कुल आबादी का किसी न किसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही आबादी 7.5% है। अब देखिए, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है भाई साहब। 7.5% हमारी आबादी मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही है। अब आप देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट है, विश्व स्वास्थ्य यानी WHO ने 10 अक्टूबर को हर वर्ष इस समस्या के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये लगातार 1992 से निरंतर मनाया जाता रहा है। और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, अगर हम इस विषय पर विचार नहीं करेंगे तो ये हमारा आपका डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे अनुवांशिकता भी एक कारण है। कई बार माता पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, तो कुछ बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे अनुवांशिक रूप से अस्वस्थ हैं, लेकिन ये आंकड़ा एक है। दूसरा आंकड़ा है गर्भावस्था संबंधी पहलू। कई बार प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से या गर्भावस्था में कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से बच्चा मानसिक रूप से अपंग पैदा होता है या मानसिक रूप से उसकी हालत गंभीर होती है या उतना स्वस्थ नहीं होता है, एक अलग श्रेणी है। लेकिन आज हमारा जो बात करने का ढंग है, जो जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं, वो ये तीसरा पॉइंट है, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन। अब आप कहेंगे कि भाई साहब, मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन किस प्रकार पैदा होता है? जिस प्रकार हम किसी खुशनुमा चीज़ को देखकर हमारे जहन में, हमारे मन में एक अच्छी भावना पैदा होती है,
तो जैसे ही हम किसी चीज़ के प्रति संवेगात्मक रवैया अपनाते हैं, हमारे मस्तिष्क में, हमारे हार्मोन्स में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमें खुशी की अनुभूति होती है। लेकिन अगर इसी के विपरीत, अगर हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिससे हमें घृणा का भाव पैदा हो, जिससे हमें गुस्सा का भाव पैदा हो, तो ये गुस्सा, ये घृणा, ये वैमनस्यता, ये बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, जब ये भाव कब पैदा होते हैं, जब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे भय पैदा हो, कोई आपको अप्रत्याशित घटना घटित होती है तो एक मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का केमिकल रिलीज होता है। तो हमारे मस्तिष्क का जो रासायनिक संतुलन है, ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को ख्याल रखने के लिए हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले केमिकल्स का ख्याल रखना है। हमें सामान्य तौर पर अत्यधिक दुखी होना, अत्यधिक प्रसन्न होना और कई बार छोटी बात पर बड़ी रिएक्शन देना, हमें इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। एक्चुअली जब हम अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करें कि ये लगभग सम अवस्था में रहे, न अत्यधिक संवेग की अवस्था में जाए, न अत्यधिक अवसाद की अवस्था में जाए, जब ये सम अवस्था में रहता है तो हमारे ब्रेन में रिलीज होने वाले जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोनल सिक्रीशन है, वो एक समान गति से होता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी इस ब्रेन में रिलीज होने वाले केमिकल्स पर निर्भर करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जैसे कई बार कुछ परिस्थितियों बस, कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों बस मानसिक अस्वास्थ्य पैदा होता है, जो कि एक क्षणिक है। कई पारिवारिक विवाद की वजह से ऐसी सिचुएशन पैदा होती है। कुछ स्थितियों में मानसिक आघात जब लगता है तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। बहुत सारे सामाजिक कारण भी हैं इस विषय को ध्यान में लेते हुए। एक अतिरिक्त फैक्ट है कि 10 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2014 लाया गया। इसमें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में जो आया था उसको रिप्लेस किया गया। तो ये हमारे जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो इस विषय का ध्यान दे सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 अभी जो वर्तमान में प्रभावी है। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल अधिनियम 2017 जो आया उसके कुछ मुख्य प्रावधान जल्दी देख लेते हैं कि वर्ष 2017 में लागू किए गए इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है तथा साथ ही यह अधिनियम मानसिक रोगियों की गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई मानसिक रोगी हमारे आसपास मिलता है या हम उसका परीक्षण कर लेते हैं या हम उसकी जांच कर लेते हैं तो उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस अधिनियम के अनुसार मानसिक रोग से अभिप्राय विचार, मनोदशा, अनुभूति, याददाश्त आदि से संबंधित विकारों से होता है जो हमारे जीवन में सामान्य कार्य जैसे निर्णय लेने की क्षमता, यथार्थ की पहचान यानी क्या सही है क्या गलत है हम ये पहचान पाएँ करने की जो क्षमता है, उसमें कठिनाई उत्पन्न यदि होती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये मानसिक रूप से अस्वास्थ्य का लक्षण है। कई बार सामान्य तौर पर इस समस्या से ग्रसित व्यक्ति इस विषय की गंभीरता को न समझते हुए इस बात को इग्नोर करता है या हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, इसको एक मानसिक अस्वास्थ्य की तरह लेना है और इस अधिनियम का भी ख्याल रखना है जिसमें गोपनीयता की बात कही गई है। इस अधिनियम में गरीबी रेखा के नीचे सभी लोगों का मुफ्त इलाज भारत सरकार के द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया। ये अधिनियम के अंतर्गत है। एक्चुअल में क्या हो रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन अगर कोई चीज़ अधिनियमित की जाती है तो कानूनी हक मिलता है उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को, उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को कि वह उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है और उसे संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जाता है कि उस व्यक्ति का इलाज फ्री किया जाए अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को अपने मानसिक स्वास्थ्य, उपचार,
शारीरिक स्वास्थ्य सेवा के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार है। अब आप देखिए, इसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का क्या अधिकार है। एक और अधिकार है, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबंधित तस्वीरें या अन्य कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अंत में मैं एक बड़े से प्रश्न चिन्ह के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। अब आप देखिए, एक सवाल है कि हमारी आईपीसी की धारा 309 है, उसमें एक संशोधन किया गया है। इससे पहले जो कई बार लोग अवसाद से ग्रसित होकर के आत्महत्या का प्रयास करते थे, आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा, उसे भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया है। अभी जो मनोदशा अधिनियम 2017 आया है, इस अधिनियम ने हमारी आईपीसी की धारा 309 में संशोधन किया है। इससे पहले आत्महत्या को एक अपराध माना जाता था। तो मित्रों, आज के इस डिस्कशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ये हमारा आज का डिस्कशन था और ये एक ज्वलंत डिस्कशन था। चूँकि 17 मिनट हो चुके हैं, मैं यहाँ पर एक आपको बड़े से प्रश्न चिन्ह के साथ छोड़ के जाता हूँ कि कभी आपने इससे पहले मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को गंभीरता से लिया है? यदि लिया है तो क्या आप अपने आसपास उन लोगों को चिन्हित कर सकते हैं जो आपको लगता है कि उनको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता है, या उनके प्रति कुछ नर्म रवैया अख्तियार करने की हमें आवश्यकता है? वास्तव में उन लोगों के प्रति जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना है, उनके प्रति आत्मीयता का भाव रखना है। उनसे क्रोध से नहीं बल्कि उनसे मोहब्बत से बात करनी है, और उनकी इस समस्या को अगर हो सके तो हम कन्विंस करें और उन्हें मानसिक रोग विशेषज्ञ तक पहुंचाने का कार्य हम करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक पढ़े लिखे, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते ये हमारा आपका सबका संगठित प्रयास होना चाहिए कि इस विषय पर हम काम करें। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये विषय हमारे उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेंस को ध्यान में रख कर के अगर पढ़ाई कर रहे हैं, या यूपीपीएससी मेंस के लिए इस तरह के जो विषय हैं उन पर लेख लिखने को आते हैं, तो उन सब विद्यार्थियों के लिए ये समग्र रूप से महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सद्विचारों के साथ मैं आपका दोस्त गौतम दीक्षित, विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर आप हमें सुन रहे थे। जय हिंद, जय भारत। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।